हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी हमने शुरू की है, यानी डेली टेस्ट सीरीज जो अपनी है, उसमें आज अपने वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन के विषय में बात करेंगे। पिछले टेस्ट में भी हमने व्यंजन के कुछ प्रश्नों को देखा था। आज भी देखेंगे अपने कुछ और प्रश्न, यानी किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सारे ही प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है रीट के लिए भी, पटवार के लिए भी, एसआई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। एलडीसी की परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या हम यूँ कहें कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले हमें व्याकरण आनी चाहिए, अगर आप उसे अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो वर्ण विचार उसी का हमारा पहला टॉपिक था जिसमें अपनी बात कर रहे हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों वर्णमाला? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को किसे कहेंगे हम वर्णमाला? दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, वर्णमाला क्या होती है? हम वर्णमाला किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है ना, वर्णों की माला। और माला की ये विशेषता होती है कि उसमें मन के जो होते हैं वो अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में पिरोए जाते हैं। दोस्तों, तो वर्णमाला क्या हो गई? वर्णों का समूह तो है, लेकिन कौन सा समूह है? व्यवस्थित रूप से किया गया समूह है। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी हमें बतानी है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ से होता है। दोस्तों, क, ख, ये, रे, च, ज या फिर ट, ण, कौन सी है? दोस्तों, कंठ से बोले जाने वाली ध्वनि कौन सी है, हमें बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है वो क और ख है। दोस्तों, कंठ वाली ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? आपको याद होगा अच्छे से। एक तो हमारे पास में था क वर्ग, इसके अलावा था ए और आ। ये क वर्ग है और आ है। दोस्तों, ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग के अंदर सारे आ गए। इसके अलावा देखिएगा विसर्ग को भी आप याद रखिएगा, ये भी इसी में आता है। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो पूछा जाता है। दोस्तों, मानक के अनुसार अपने इसी को लेकर के चलते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? कौन से वर्ण हैं जिन्हें अपने अयोग वाह कहते हैं? कौन से हैं दोस्तों? ए आ है, ई है, ऊ है, या फिर अंग ए है? कौन सी है अयोगवाह ध्वनियाँ? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 4 नंबर। कौन सी है? अंग और ए। अंग और अह ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, क्योंकि न तो इनका जो उच्चारण है वो स्वरों की तरह होता है और न ही इनका उच्चारण जो है वो व्यंजन की तरह होता है। इन दोनों के साथ में इसका कोई योग नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द के अंदर द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? हमें बताना है द्वित्व व्यंजन कौन से में है। कौन से में है दोस्तों द्वित्व व्यंजन? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। देखिए, संयुक्त हो और एक जैसे हों, जैसे त आ जाए, ल और ल आ जाए, ट और ट आ जाए, प और प आ जाए, इस प्रकार के कभी भी वर्ण आते हैं तो हम उन्हें द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें संयुक्त तो है देखिएगा यहाँ पर, लेकिन वो द्वित्व की श्रेणी में नहीं आता है। बात करें अगले प्रश्न की। ख, ग, ज और फ ये ध्वनियाँ किसकी हैं? कौन सी ध्वनियाँ? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है, या फिर दक्षिणी भाषाओं की है? कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? क्या ये संस्कृत की है, क्या अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है, या दक्षिणी भाषाओं से ली गई है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 नंबर। ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं अरबी फारसी से। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, क या यहाँ पर ख, ग, ज और फ ये 4 वैसे मुख्यतः आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा नुक्ता का प्रयोग किया गया है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है, जहाँ से उच्चारण किया जाता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसे ग और ग, हिंदी में देखिए ग बोलते हैं। गमला जैसे हैं, गमला में तो ग वाला है, लेकिन जब अपने गज़ल लिखते हैं तो इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे जाल है, ये एक अलग प्रकार का वर्ड है, लेकिन इसका जो उच्चारण है जायका के रूप में थोड़ा सा अलग होता है। दोस्तों, ये जो नुक्ता है, ये जो बिंदी लगाई गई है, इसी के कारण इसका जो साउंड है वो
चेंज हो जाता है। ये अरबी फारसी से लिए गए हैं, इन्हें अपने ग्रहित भी कह सकते हैं क्योंकि ये अपने में नहीं थे, अपनी भाषा के नहीं हैं, अलग से इनको लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है छठा प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है। शब्दकोश यानी कि डायरेक्टरी, इंग्लिश में जैसे अपने शब्दकोश को खोलते हैं, डिक्शनरी को खोलते हैं तो अल्फ़ाबेटिक वर्ण आते हैं, हम आराम से उनको ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि क्षय का जो वर्ण है वो हमें कहाँ मिलेगा। क के बाद में मिलेगा, छ के बाद में मिलेगा, त्र के बाद में मिलेगा या फिर ग के बाद में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर। किसके बाद में मिलेगा, क के बाद में। क्यों मिलेगा, देखिए क्षय कौन सा है, संयुक्त है। क्षय में कौन कौन से वर्ण है, क है और प्लस के अंदर स है। और तोड़ना चाहिए तो आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा क है तो यहाँ कैसे है तो इस क के बाद में ही आएगा ना, तो इसको क्षय लिखते हैं यहाँ पे। फिर ख आता है दोस्तों, फिर ग घ, इस प्रकार से लिखे जाते हैं दोस्तों। तो क के बाद में आता है क्षय। बात करें अगले प्रश्न की, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, हमें बताना है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीयाक्षर होते हैं, चतुर्थाक्षर होते हैं या पंचमाक्षर होते हैं। कौन सा है दोस्तों सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। अनुनासिक कौन से होंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक से होता है। तो नाक से कौन सा होता है, 5वें। प्रत्येक वर्ग के क, च, ट, त और प, इनके 5वें वर्ण, इनके 5वें वर्ण कौन से होते हैं, अंग है, ये हैं, अण है, न है और म है। ये सारे के सारे कौन से कहलाते हैं, ये पंचमाक्षर हैं और ये नासिक के ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समूह कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, गुच्छ कहते हैं या फिर मिलन कहते हैं या फिर संयोग कहते हैं। दोस्तों संयोग कहते हैं, मिलन कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं या फिर समूह कहते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है 2 नंबर, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग जहाँ होता है उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें अपनी क्या कहते हैं। हमने कहा जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के बाद में निकलता है उसे क्या कहते हैं। वर्णाक्षर, अक्षर, स्वर या फिर व्यंजन। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, वर्णाक्षर कहेंगे, अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे या फिर व्यंजन कहेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है व्यंजन। देखिएगा व्यंजन जो है इनका उच्चारण रुक करके ही होता है, घर्षण के बाद में ही होता है, ये है व्यंजन। इसके अंदर स्वर जब तक अपने नहीं लगाएंगे तब तक तो इनका उच्चारण ही नहीं हो पाता और ये रुकावट या बाधा के बाद में ही निकलते हैं। स्वर और व्यंजन में इतना ही फर्क है कि स्वरों का जब उच्चारण होता है तो जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु है वो कहीं पर भी टकराती नहीं है, घर्षण नहीं करती है, बाधा उत्पन्न नहीं करती है, अबाध रूप से बाहर निकल जाती हैं, स्वर होती हैं। लेकिन व्यंजन में कहीं न कहीं टकरा करके बाधा उत्पन्न करने के बाद में ही वो वायु बाहर निकलती हैं दोस्तों। तो इन्हें अपने क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की तो वो हमारा 10वां प्रश्न है। यह पूछ रहा है वह ध्वनि या ध्वनि समूह, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है। हमने क्या कहा, वह ध्वनि या ध्वनियों का समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक ही प्रयास में हो जाए उसे अपने क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे, शब्द कहेंगे या फिर वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, हमने कहा वैसी ध्वनि या ध्वनियों का समूह जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अक्षर। उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं जिसका उच्चारण एक ही सांस या फिर एक ही प्रयत्न में हो जाता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है किस विकल्प में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। किस विकल्प में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है दोस्तों, छ है, क है, ख है या फिर ड है। दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हमें बताना है स्पर्श भी है और जिसमें संघर्ष भी है, दोनों हैं, दोनों गुण आते हैं, ऐसा कौन सा व्यंजन होता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा 1 नंबर यानी 6। तो देख लीजिएगा स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, जिनमें स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, च, छ, ज और झ। ये जो 4 वर्ण हैं ये स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं, इन्हें अपने क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। बात करें अगले प्रश्न के। 12वां हमारा प्रश्न है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, ट, ठ, ल और च। हमें बताना है पार्श्विक व्यंजन कौन से में है दोस्तों, किसे कहेंगे अपने पार्श्विक व्यंजन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, ल होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, जिसमें
जिह्वा जो है वो दोनों साइड से उठ जाती है और वहाँ से वायु बाहर निकलती है। पार्श्व का अर्थ होता है बगल, यानी बगल से वायु निकलती है, इसलिए हम इसे पार्श्विक कहते हैं। और ये कौन सा होता है? लय होता है। लय को अपने पार्श्विक कहते हैं दोस्तों। बात करें 13वें प्रश्न की, किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है? ये 4 शब्द हमारे पास में, हमें बताना है किसके आरंभ में संयुक्त व्यंजन है, कौन से में है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर 1 नंबर है, यानी स्ने। यहाँ से और न ये 2 व्यंजन एक साथ है, इसलिए अपने को संयुक्त कहें। ये प्रारंभ में है दोस्तों यहाँ भी संयुक्त है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये बीच में है या फिर लास्ट में है। तो प्रारंभ में पूछा जाए तो यही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं दोस्तों। मैं उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इन्हीं के आसपास ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न आपके नहीं बनते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमें बताना है, इनमें से व्यंजनों का सही क्रम कौन सा है? यानी हमें क जो है हमारी वर्णमाला जो है वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 4 नंबर, ये होता है दोस्तों। एक बार आप इसको वर्णमाला को देख लीजिएगा, कौन कौन से वर्ण इसमें होते हैं, ताकि अच्छे से आपको ये याद रह जाए। अपने खाली व्यंजन को देख रहे हैं अभी, क ख ग घ अंग, फिर कौन सा आता है? च छ ज झ। इसी प्रकार से लिखा जाता है यहाँ ट ठ ड ड और अण, त थ द ध और न, प फ ब और म। ये तो हो गए 5 वर्ग। इसके अलावा कौन से होते हैं? ये र ल व, तीनों प्रकार के स है, क्ष त्र और ज्ञ। ठीक है, ये सारे होते हैं। इसके अलावा देखिएगा हमारे यहाँ होते हैं स्वर। मैं सारों की ही बात कर लेता हूँ। स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और इनके बीच में आता है री। एक रह गया हमारे पास में री। तो दोस्तों ये हमारे 11 स्वर हैं। इसके अलावा ए योग वह की भी हमने बात की थी। अंग और अह कौन से होते हैं? ए योग वह ध्वनियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिएगा इसी वर्ग के अंदर रह जाता है आपका अड़े और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजनों की हमने बात की थी। इसके अलावा कोई और वर्ण हमारे वर्णमाला में रह जाते हैं, तो वो कौन सा हो गया? श्रेय का प्रयोग भी अपने करते हैं, द्वय का प्रयोग भी अपने करते हैं, एक इस दे का प्रयोग भी अपने करते हैं। इन सभी को देख लेते हैं। इस दे में जो शामिल होता है द और ये हुआ करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे व्यंजन हैं। इनके अलावा एक स्वर ये डॉक्टर वाला ओ भी आता है दोस्तों, ये आपको याद होगा। इतने प्रकार के स्वर होते हैं, इनको इसी रूप में लिखा जाता है दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा, पहले इस प्रकार का ए लिखा जाता था। पुरानी किसी छतरी या किले मस्जिद को देखेंगे तो आपको इस प्रकार के वर्ण मिल जाएंगे। अभी जो हमारा रूप इसका यही माना जाता है। इसके बाद में देखिएगा जो है ए है, ए को इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। कुछ एक स्थानों पर आप इस प्रकार से भी लिखे होंगे, कभी कभी लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो ये याद रखिएगा। एक अण को ध्यान दीजिएगा, अण ये अभी चल रहा है। पहले आपको किन्हीं जो साहित्यिक पुस्तकें यानी जो पौराणिक पुस्तकें हैं उनमें आपको इस प्रकार का अण भी मिल जाएगा दोस्तों। अभी जो मानक है वो कौन सा है? ये है। एक ध को भी ध्यान दीजिएगा, पहले ध आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ध अभी वर्तमान में ये प्रचलित है। ये गोल वाली जो गुंडी है जिसे गुजराती गुंडी कहते हैं, ये माना जाता है। एक भय पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन ये मिक्स हो जाता था तो भय और मैं का पता नहीं चलता था, तो अभी भय को ऐसे लिखा जाता है। एक झ को भी ध्यान दीजिएगा, झ भी पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन ये टिपिकल था। अभी जो झ है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। 15वां हमारा प्रश्न है, हमें बताना है उच्चारण की दृष्टि से लुंठित वर्ण कौन सा है। हमें लुंठित वर्ण बताना है। ऑप्शन है हमारे पास में ये 4, ल है, र है, ई है और ढ है। इनमें से हमें बताना है लुंठित वर्ण कौन सा है। कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 2 नंबर, यानी र है। र को हम क्या कहते हैं? लुंठित। लुंठित का मतलब हम लुढ़कना से लेकर के चलते हैं। जब रे का उच्चारण होता है तो जीवा जो है हमारी मूर्धा पर पहुंच जाती है और लुढ़कते 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 नीचे आती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। तो लुंठित वर्ण कौन सा होता है? रे होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। हमें इनमें से इसका सही वर्ण विच्छेद बताना है, यानी प्यास को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? यहाँ देखिएगा, इसको
जो सही आंसर देख लेते हैं पहले। 2 नंबर है। और कैसे होगा ये भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पै ये आधा है तो हलवाला लिखेंगे। इसके बाद में स्वर तो कोई है नहीं। इसके बाद में कौन सा है दोस्तों, ये है। तो ये के बाद में कौन सा स्वर है, आ की मात्रा है तो आ के बाद में कौन सा है, स है। तो उसके बाद में कौन सा है, ए है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ प्यास का जो देखिए विच्छेद है, और ये आपको काम आएगा जब आप शब्दकोशों में शब्द को ढूंढते हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनि, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, कौन सी होंगी दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा 1 नंबर। स्वर के बाद में आने वाली जो नासिकीय ध्वनि है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, ग व्यंजन का सही रूप होगा। हमें इनमें से बताना है ग का सही रूप कौन सा होगा। पहले देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है, फिर अपने बात करते हैं। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर, पहचान लिया होगा आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 2 नंबर। किस प्रकार से हुआ ये देखिएगा। अगर हम इसके उच्चारण स्थान की बात करें, ये पहला उच्चारण स्थान है, तो ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, तो कंठ्य हो गया। अब स्पर्शी है या नहीं, स्पर्शी तो है ही ना। 1 से लेकर के 25 तक के वर्ण हैं, 500 वर्गों में ही शामिल है, तो स्पर्शी हो गया। फिर देखिएगा ए घोष है या स घोष। देखिए स घोष कौन से होते थे, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां कौन से हैं, स घोष है। तो क, ख और ग कौन से नंबर पे आता है, क, ख और ग तीसरे पे आता है। तो स घोष हो गया या नहीं हो गया, स घोष हो गया। उसके बाद में अल्प प्राण है या महाप्राण है, ये भी देखेगा। अल्प प्राण कौन सा होता है, पहला, तीसरा और 5वां। और महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा और चौथा। तो ये कौन से नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, यानी विषम संख्या है। तो क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। इस प्रकार के बड़े अच्छे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा हुआ हमारा, 2 नंबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईसत स्पृष्ट संघर्षहीन अर्ध स्वर कौन सा है, ये बताना है। यह वह है, वह है, या फिर ट, अड़ और ढ है, या फिर श से है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, इसका सही आंसर है 1 नंबर, यानी यह और वह है। ये दोनों कौन से हैं, संघर्षहीन या अर्धस्वर या ईसत स्पृष्ट अपने इनको बोलते हैं। इनको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। 20वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से दंतोष्ठ्य है, कौन सा है दोस्तों दंतोष्ठ्य, च है, यह है, स्र है, या फिर वह है। दोस्तों कौन सा दंतोष्ठ्य है, याद करके देखिएगा। इसका उत्तर अपने निकालने की कोशिश करते हैं। च कौन से में आता है, च का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। फिर ये है क्या, यह का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, इसका भी तालु। तो ये है क्या, श्रय में तो 2 देखिए मिक्स हो गए, श्रय भी आ गया और रे भी आ गया। तो फिर बचा कौन सा, वह। तो सही आंसर कौन सा होगा, वह होगा दोस्तों। इसमें दांत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है। वह को बोल करके देखिएगा, वह यानी नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जब आप इसको बोलते हैं, यानी दांत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। बात करें 21वें प्रश्न की। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, हमें बताना है। ये 4 शब्द हमारे पास में हैं और हमें बताना है द्वित्व कौन से में नहीं है दोस्तों, कौन से में नहीं है। तो आई होप आपने पहचान लिया होगा कौन सा है सही आंसर। इसका सही आंसर है 3। ये देखिएगा दोनों एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। ये संयुक्त तो है लेकिन द्वित्व नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न के। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्द में स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है, यानी इस रे का प्रयोग कौन से में किया गया है। तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, पुनर्निर्माण। कैसे होगा, देखिए ट्रक की बात करें, ट्रक को तोड़ करके देखेंगे तो ट है, वैसे नहीं तोड़ना भाई, ट है और र है और फिर ए है। तो यानी ये र और ए मिलके तो क्या हो गया, पूरा हो गया ना, ट्र। ये इस प्रकार से है और फिर क है। तो ये इसमें तो स्वर रहित तो नहीं है दोस्तों, इसमें स्वर लगा हुआ है। इसकी बात कर लेते हैं त्राटक में। त्र को कैसे लिखते हैं, त और रा, फिर त्रा बन जाता है, तो इसमें भी है। शत्रु की बात करें तो त और रू है, तो ये भी नहीं है। तो फिर कौन सा है, पुनर्निर्माण। ये पुन, तो ये तो न तो पूरा है, फिर आगे निर्माण, इस प्रकार से ये लिखा गया है। दोनों जगह ही है पुनर्निर्माण। ये ऊपर वाला होता है, ये आधा होता है दोस्तों। ये नी के बाद में र है और फिर मान है। तो यहाँ इस प्रकार से अपने इसको पहचान सकते हैं। और यहाँ भी
इसके बीच में जो है वो र आधा है, इस बीच वाले को अपने आगे वाले के ऊपर लिखते हैं रेफ के रूप में। इसे अपने क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं, जो र ऊपर लगता है। ऊपर वाला र हमेशा आधा होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आधे का मतलब क्या है, इसमें स्वर नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, श के साथ री की मात्रा जोड़ने पर क्या बनेगा। हमने कहा इस श के साथ में री लगाना है, यानी ये और ये। अब इसका संयुक्त क्या होगा, कैसे बनाएंगे, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। इस प्रकार से हम इसका लिखते हैं। इसमें क्या है, ये है शी प्लस में र, तब ये ऐसा बनता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 24वां हमारा प्रश्न, रू का वर्ण विच्छेद क्या होगा दोस्तों, क्या है, कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है दोस्तों 1 नंबर रू। ये इसमें छोटे ऊ की मात्रा है दोस्तों, अगर बड़े ऊ की होता तो अपने इसको इस प्रकार से लिखते थे दोस्तों। कुछ एक मात्राओं पे ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों। अगर ए की बात करें तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा बाद में लगती है, पा है, चा है, दा है, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं देती है। ऊ की मात्रा इसके बाद में देखिए ई आती है, छोटी ई, बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा बाद में लगती है तो कोई दिक्कत नहीं देती। ई की मात्रा को देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ई, छोटी ई जब भी लगेगी दोस्तों, देखिएगा हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो पाई वाला होता है और एक बिना पाई वाला होता है। पाई वाला कौन सा, जैसे कि हमने लिखा च है, ये पाई वाला है, प है, ये भी पाई वाला है। क्योंकि इसको आधा करना है तो इस प्रकार से लिखते हैं अपने, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, तय को इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन द को आधा करना है तो ये बिना पाई वाले हैं, ऐसे लिखेंगे। ट को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ड को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये आधे इस प्रकार से किए जाते हैं दोस्तों। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे श को आधे के रूप में। देखिएगा इससे पहले अगर कोई, इसके बाद में अगर ई स्वर आता है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इस ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है। जैसे हमने लिखा निश्चित, तो यहाँ समस्या नहीं है। ये मात्रा तो किसकी है, इस च की है, लेकिन लगती इससे पहले है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये लगती कहाँ है, इससे पहले है, लेकिन बोली इसके बाद में जाती है। इसको क्या, नि श च ई त, इस प्रकार से अपने इसको बोलते हैं निश्चित। यानी मात्रा तो यहाँ है लेकिन बोली यहाँ जाएगी। लेकिन जब हम इसको इनके साथ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिएगा एक बहुत अच्छा शब्द है हमारे पास में बुद्धिमान, तो क्या ये शब्द सही है, क्या ये शब्द सही नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो हमने इसके हल भी लगा दिया और ऊपर मात्रा भी लगा दी। या तो हल नहीं आएगा या फिर मात्रा नहीं आएगी, दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं आती। ये बिना पाई वाला है, बिना पाई वाला है तो ये ई की मात्रा इससे पहले नहीं आएगी, इस संयुक्त व्यंजन से पहले नहीं आएगी, ये यहीं लगेगी दोस्तों। इसको अपने इसी प्रकार, इसको अपने लिखेंगे इस प्रकार से, ये सही बुद्धिमान होता है दोस्तों। इस प्रकार से अपने इसको लिखते हैं। या फिर अपने इसको संयुक्त रूप में लिखा तो ऐसे लिखें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो हमने संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल कर लिया। अगर पूरा लिखेंगे तो अपने इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपने ये देखा होगा, ये बहुत बार आपने हड्डियाँ लिखा हुआ देखा हुआ, ये हड्डियाँ सही नहीं होता। कैसे होगा दोस्तों, हमने कहा पाई वाले के ही पहले लगती है। ये दोनों संयुक्त तो है लेकिन ये पाई वाले, ये दोनों संयुक्त तो है लेकिन पाई वाले नहीं है, बिना पाई वाले है ना, तो इसमें ये मात्रा यहीं लगेगी। आप इसको पढ़ के देखिएगा, एक तो इसके हल भी लगा दिया, ऊपर मात्रा भी लगा दी, जो सही नहीं है। ये हड्डियाँ बन जाएगा, आप इसको पढ़ के देखें, न कि हड्डियाँ। अगर हमें हड्डियाँ लिखना है, शुद्ध लिखना है, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, या तो आप ऐसे लिखें, थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। बहुत सारे हड्डियों के अस्पताल आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, हड्डियाँ टूटी फूटी ही मिलती है दोस्तों। तो ये सही नहीं होता। ये आई होप कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ई की मात्रा के अंदर ये हमारे को समस्या आती है। उसके बाद में ऊ की मात्रा करें तो रै में दिक्कत देती है। ये छोटा रू होता है, ये बड़ा रू होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में जो आता है ए, ऐ, ओ, औ, इनमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, किसके बाद में हमें ज्ञान शब्द मिलता है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो देख लीजिएगा। पहले ख के बाद में है, रे के बाद में है, छ के बाद में है, त्र के बाद में है। तो कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये प्रश्न भी आते हैं बहुत बार। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सबसे सही आंसर है वो है 3 नंबर, 6 के बाद में मिलेगा। क्यों मिलेगा दोस्तों, पहले इसके लिए हमें ये देखना होगा ज्ञा किससे मिला है, जय और इय से मिलकर के बना हुआ होता है।
तो कहाँ आएगा, तो जय कहाँ आएगा, ख के बाद में तो आने से रहा। हम इसको ग और ये नहीं होता, उच्चारण इस तरह से कर देते हैं लेकिन ये नहीं है। अगर ये माने तो फिर इसके बाद में आना चाहिए, इसलिए वो प्रश्न में पूछता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न कहाँ है, जहाँ समस्या है वहाँ प्रश्न है, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ प्रश्न भी नहीं आते। जिस शब्दों में समस्या है प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। जैसे जिन मात्राओं की ई वाली मात्राओं की हमने बात की थी, यहाँ से केवल आप इसको ये मत समझिएगा केवल हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो शब्द शुद्धि है वो भी देखने वाली होती है, यहीं से शब्द शुद्धि के प्रश्न भी आपके बनते हैं। जैसे पिछले शब्द में हमने बात की थी बुद्धिमान है, अड्डियाँ हैं, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं मात्राओं का हमें ध्यान रखना है, तो ये भी देखिए शब्द शुद्धि में आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा केवल एक चीज़ से नहीं होती, आपको पूरा सीखना पड़ता है। यानी आपको शब्द शुद्धि या तो आप उनको पढ़ करके याद कर लें या फिर आपको व्याकरण के नियम आते हैं तो फिर आपकी वैसे भी गलत नहीं होती हैं दोस्तों। तो ये वाला ज्ञ नहीं होता, ये वाला होता है दोस्तों। तो कहाँ मिलेगा, इस छः के बाद में मिलेगा, क्योंकि छः के बाद में आता है जय। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो आपको ये रोजाना मिलते रहते हैं। और अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों कल अपने अगला जो हमारा टेस्ट है, चौथा टेस्ट, उसमें बात करेंगे संज्ञा प्रकरण के विषय में। हम देखेंगे संज्ञा से संबंधित कौन कौन से और किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अन्यथा मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।